अस्सलाम वालेकुम। YasinSanalysis.com पर आपके साथ मैं हाजिर हूँ। ये आपको मालूम है कि यूट्यूब चैनल NI और मार्केट का ही हिस्सा है और इसके अलावा YasinSanalysis.com पर आपको डेली बेसिस पे उर्दू में जो तहरीरें होती हैं वो भी आपको मिलती रहती हैं कि मार्केट में क्या कुछ हो रहा है और किन बेसिस पे मार्केट में मूव आ रही है। और एक आपके साथ एक अटैचमेंट भी रहती है और आप लोग व्हाट्सएप पे भी मुझसे पूछते हैं, यूट्यूब पर भी आप सवालात करते हैं, जिसके लिए मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहरहाल आज डेट हो गई है 6 अप्रैल, सेकंड क्वार्टर स्टार्ट हो चुका है और सेकंड क्वार्टर के 6 दिन आप कह लीजिए कि गुजर रहे हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये सेकंड क्वार्टर जब शुरू होता है तो फर्स्ट क्वार्टर की जो अर्निंग रिपोर्ट्स होती हैं वो हमारे सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो बहरहाल कल हमने देखा कि पूरी दुनिया की स्टॉक में बहुत ज़्यादा जो तेज़ी हमें दिखाई दे रही थी उसकी वाहिद वजह थी एलन मस्क जो कि दुनिया का इस वक्त रिचेस्ट आदमी है, जिसकी टोटल मालियत जो है वो $288 बिलियन है। यानी सिंगल पर्सन की जो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जो उसकी दौलत का अंदाजा आप लगाइए कि वो दुनिया का इस वक्त रिचेस्ट तरीन अमीर तरीन आदमी बन चुका है, जिसकी मालियत $288 बिलियन है। कल हमारे पास ये खबर थी कि एलन मस्क जो कि टेस्ला गाड़ी का मालिक है, स्पेस एक्स के मालिक हैं और अब वो शेयर होल्डर बन गए हैं 10% तकरीबन ट्विटर अकाउंट के। ट्विटर जो कि आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा नाम है। ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है और बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके अंदर वन ऑफ देम है ट्विटर, जिसके तकरीबन 73.5 मिलियन शेयर खरीद लीजिए, वन ऑफ द बिगेस्ट शेयर होल्डर बन गए एलन मस्क। और एलन मस्क की खबर की वजह से हमने ये देखा कि कल मार्केटों में काफ़ी तेज़ी दिखाई दे रही थी और ट्विटर का नाम भी बड़ा हो गया और ट्विटर की वजह से दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें भी तेज़ी दिखाई दी। बहरहाल ये कल की खबर थी, लेकिन आज हमारे सामने जो खबर दिखाई दे रही है और मार्केट जो है थोड़ा सा डाउन साइड पे आ रही है, उसकी वजह यह है कि आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है। आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 11 बजे फेडरल ओपन मार्केट कमेटी FOMC अपने मीटिंग के जो मिनट्स होते हैं वो डिस्क्लोज करेगी, शाया करेगी, पब्लिश करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट होता है। यानी आज से 15-20 दिन पहले यानी 16 मार्च को जो FOMC की मीटिंग हुई थी उसके अंदर क्या कुछ हुआ, क्या उसके अंदर डिफाइनिंग पॉइंट्स थे, वो तमाम आज डिटेल्ड रिपोर्ट हमारे सामने आएगी रात को 11 बजे। अच्छा, अभी उससे पहले से हमारे पास जो रिपोर्ट्स आना शुरू हो चुकी हैं और कल रात से हम ये देख रहे हैं कि FOMC के जो प्रेसिडेंट हैं, एक मिस्टर ब्लेरेट गालिबन हैं, उनकी तरफ से बहुत सारे कमेंट्स आते रहे और दूसरे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो गवर्नर्स हैं उनके भी कमेंट्स आए और उन्होंने ये बात ख़ास तौर पे कही कि जनाब, जैसे कि हम जानते हैं कि अमेरिका में इस वक्त जो महंगाई की शरह है, जो वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट है, वो 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। अब इस इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे अवामिल हमारे सामने पिछले दिनों आए कि जनाब जो बॉन्ड की परचेजिंग है उसको टेपर कर दिया जाए और दूसरे बहुत सारे पॉइंट हमें दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं कि इन बेसिस पे आप अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहरहाल इस पॉइंट पे आज हमारे पास जो रात में ये रिपोर्ट आएगी उसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा कवी इम्कानात और बहुत सारे इशारे ये दे रहा है कि नेक्स्ट जो इनकी मीटिंग होगी गालिबन 29 या 30 अप्रैल को, उसके अंदर शरह सूद में इजाफा कर दिया जाएगा। इससे पहले भी हमें यह मालूम है कि जनाब ये बातें होती रही कि जनाब चूँकि इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है, महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना लाजमी है, नागुज़ीर है। तो आज हमारे पास जो रात को रिपोर्ट आएगी रात के 11 बजे, उसमें ये बातें हो रही हैं कि जनाब ये इंडिकेशंस हमारे सामने आ जाएंगी कि 29 या 30 अप्रैल को जो मीटिंग होगी FOMC की, उसके अंदर 25 बेसिस पॉइंट या माइट पॉसिबल 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट रेस कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। अच्छा, अब इस इंडिकेशन की बुनियाद पे आज हम सुबह से ये देख रहे हैं कि अमेरिका और पूरी दुनिया की जो स्टॉक इंडिसेस हैं वो डाउन साइड पर आ रही हैं, निचली सतहों पर आ रही हैं, नीचे गिरती जा रही हैं और डॉलर इंडेक्स हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन 2-2.5 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। यानी 100 पॉइंट के बेंचमार्क को वो क्रॉस कर सकता है। इस वक्त हमने देखा कि 99.73 का डॉलर इंडेक्स ने हाई किया है, जो कि तकरीबन 2 साल का हाई है, जो लास्ट हमने मार्च या अप्रैल 2020 में देखा था।
जब कोविड का नया नया सिलसिला शुरू हो रहा था तो डॉलर काफ़ी स्ट्रांग था, फिर उसके बाद डॉलर की मार्केट डाउन हुई और आज हम ये देख रहे हैं कि डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतहों पर चल रहा है 2 साल की। तो इन बेसिस पे आज हम ये कह सकते हैं कि रात को 11 बजे जो रिपोर्ट आएगी उसके अंदर ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस अख्तियार करता चला जा रहा है कि अमेरिका में ये हमें तलाश करना है और ये कंफर्म रिपोर्ट हमारे पास होगी माइट कि अमेरिका अपने शरह सूद में इजाफा कर दे। बहरहाल आज रात 11 बजे हमें ये चेक करना है। अच्छा, इसके साथ ही जो दूसरी खबरें हैं यानी गोल्ड के हवाले से हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड की कीमतें आज 1920, 1917, 18 डॉलर पे चल रही हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि जनाब ये गोल्ड जो है बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में आ जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे काफ़ी जिक्र किया है कि अमेरिका की इंटरेस्ट रेट के हवाले से हमारे पास वादे, तबसरे, इशारे तो बहुत होते हैं, लेकिन कन्फर्म रिपोर्ट हमें उसी वक्त मुयसर आती है जिस दिन FOMC की मीटिंग कॉल दी जाती, यानी 29 या 30 ऑफ अप्रैल को जब उसकी मीटिंग होगी, उसी में ही हमें पता चलेगा कि अमेरिका क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है या अनचेंज छोड़ रहा है। यानी अगर 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाना है तो वो 25 बेसिस पॉइंट अगर वो बढ़ाता है तो ये मार्केट में काफ़ी रद्दोबदल इन बेसिस पे आ जाते हैं। लेकिन जहां तक गोल्ड की बात है, गोल्ड की कीमत को हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट में बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिकली डाउनफॉल हो जाएंगी। जैसे कि पिछले जो 16 मार्च को FOMC की जो रिजल्ट्स हमारे सामने आए थे उसमें हमने ये देखा कि बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी कि 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन बढ़ाया सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट। तो माइट पॉसिबल इस दफ़ा भी यही हो सकता है कि 50 बेसिस पॉइंट के बढ़ाने की बात हो या 25 बेसिस बढ़ाने की बातें जो है वो ज़्यादा आम होना शुरू हो जाएं और जब जिस दिन उसकी मीटिंग हो तो वो 25 बेसिस पॉइंट की जगह 0 पे रखें, यानी ना बढ़ाएं, अनचेंज छोड़ दें, तो उसके मार्केट में रिवर्स रिएक्शन आ जाता है। तो बहरहाल इसको हमें देखना पड़ेगा। लेकिन जहां तक गोल्ड की कीमतें हैं, आज अगर हम देख रहे हैं कि 1920 तक चल रही है, इसके अंदर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। मार्केटों में बाय करके चांस लेना चाहिए इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे ये कहा था कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में जो खलफशार वाली जो कैफियत है, जो केओस क्रिएट हुआ हुआ है, खासतौर पर सऊदी अरब और यमन के दरमियान, अक्सर हम सुनते हैं कि जनाब जंग बंदी हो गई, ट्रूस हो गया, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि जनाब हौसी कबाइल की जानिब से, जिसको ईरान सपोर्ट करता है, वो एक ड्रोन अटैक कर देते हैं, कभी जद्दा के ऊपर, कभी रियाद के जो रिफाइनरीज हैं वहां पर ये हो जाता है। तो इस टेंस हालात में हमने ये देखा है कि हमेशा गोल्ड की कीमतों में इजाफा ही रहता है। इसके साथ ही हमारे पास जो खबरें आ रही हैं यूक्रेन और रूस के दरमियान, आज तकरीबन 1.5 महीना हो चुका है, 45 डेज मोर देन हो गए हैं और ये जंगी कैफियत अभी तक बरकरार है। और इस बरकरार होने की वजह से हम ये देख रहे हैं कि जब भी दुनिया में कहीं भी कोई भी जगह हो, चाहे वो फ़लस्तीन और इसराइल का मसला हो या सीरिया और फ़लस्तीन और इसराइल के मामलात हों या फिर कश्मीर में जो एट्रॉसिटीज़ हो रही होती हैं इंडियन फौजियों की, इंडियन आर्मी की तरफ से, हम जब भी कोई अनसेटल्ड सिचुएशन या एक एनार्की वाली सिचुएशन देखते हैं तो उसमें गोल्ड की कीमतें ऊपर चली जाती हैं। रूस में आप देख रहे हैं कि रूस की तरफ से बमबारी तकरीबन 1.5 महीने से ज़्यादा हो चुका है और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जनाब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनकी तरफ से बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। कल तो उन्होंने बहुत एक सख्त बयान दिया, यानी उनका एक वर्चुअल मुलाकात चल रही थी यूनाइटेड नेशन की जानिब से। उन्होंने ये तक कह दिया कि यूनाइटेड नेशन को डिसॉल्व कर दिया जाए, यूनाइटेड नेशन को ख़त्म कर दिया जाए। अगर यूनाइटेड नेशन इस काबिल नहीं कि वो हमारे हालात को बेहतर कर सके, रूस की एट्रॉसिटीज़ को ख़त्म कर सके, रूस के जो इन्वेजन है उसको ख़त्म नहीं कर सकता, तो यूनाइटेड नेशन को डिसॉल्व कर देना चाहिए। यूनाइटेड नेशन का कोई काम नहीं है। ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यह कहा और बड़ा सख्त बयान है और इसमें वाकई शिद्दत आमेज़ी का पहलू हमें दिखाई देता है। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि पिछले 1.5 महीने से रूस मुसलसल बमबारी कर रहा है उनके 3-4 शहर, यानी कीव और मारियोपोल, अब जो एक शहर का नाम आ रहा है बूशा, यहां पर इतनी ज्यादा बमबारी हुई है कि वहां पर जो सिविलियंस की डेथ्स हुई हैं, सड़कों पे यानी रास्तों में उनकी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, उनको उठाने वाला कोई नहीं है। यानी कैफियत बिल्कुल ऐसे ही लगती है जैसे आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एडोल्फ हिटलर ने जो हालात पैदा किए थे यानी पोलैंड में और ये यूक्रेन और दूसरे जो इलाके थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वही वाली कैफियत दिखाई देती है। बहरहाल 1944 में अगर हम देखते हैं तो उस वक्त यूनाइटेड नेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। आज यूनाइटेड नेशन एग्जिस्ट करती है 70-75 सालों के बाद।
तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का ये कहना कि जनाब यूनाइटेड नेशन को डिसॉल्व कर देना चाहिए, ये सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं। क्यों यूनाइटेड नेशन का हमने देखा है कि अक़वाम मुत्तहिदा करती क्या है, वो या तो पोलियो के टीके खतरे फैला रही है, या फिर वो मेडिकल पॉइंट्स पे बातें होती हैं। कोरोना वायरस के हवाले से उन्होंने जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे काम किया वो एक अलग कहानी है। तो ज़ेलेंस्की की तरफ से ये कमेंट्स आना कि यूनाइटेड नेशन को डिसॉल्व कर देना चाहिए, ये गलत नहीं, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से हम देख रहे हैं कि मासूम बच्चे, औरतें, ख़वातीन और बुजुर्ग हजरात जो है, एक आम सिविलियन जो है वो इस बमबारी का निशाना बन रहा है, जिसकी वजह से तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है इनखिला हो चुका है, यूक्रेन से वो जा चुके हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़, अपने तमाम असेट्स को छोड़ के भाग रहे हैं, और यूनाइटेड नेशन सिर्फ तमाशा देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है। न सिर्फ यूनाइटेड नेशन, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी कोई बातें सामने नहीं आ रही हैं, सिवाय बातें, वादे, इशारे, तबसरे हो रहे हैं कि जनाब रूस के खिलाफ जो है हम फला पाबंदी लगा देंगे, तिजारती पाबंदी लगा देंगे, सिफारती पाबंदी लगा देंगे। लेकिन इन तमाम पाबंदियों के लगाने के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि रूस की जानिब से जो बमबारी का सिलसिला है वो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला दिखाई दे रहा है। बहरहाल ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से जो कमेंट्स आए हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, और पूरी दुनिया को अब होश के नाखून लेने चाहिए। और एक ऐसी जगह जहां पर एक आम शख्स, एक आम शहरी जो है वो इसका निशाना बन रहा है, और जाहिर है जिस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान, इमरान खान साहब की भी यही ख्वाहिश है कि जनाब हम अमन में सबके साथ हैं लेकिन जंग में किसी के साथ नहीं हैं, लेकिन हम जंग को कंडेम करते हैं, और जंग किसी भी मसाइल का हल बिल्कुल नहीं है। बहरहाल बैठ के डायलॉग्स और मीटिंग्स होनी चाहिए, और इसको जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इन तमाम बातों से सिर्फ ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब भी कोई जंगी कैफियत रहती है, इसमें सोने और चांदी और पैलेडियम, प्लाटिनम, इवन कॉपर की कीमतों में इजाफा ही होता है। जैसे कि हमें यह भी मालूम है कि जनाब पूरी दुनिया में जब ये पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं रूस के ख़िलाफ़, तो जाहिर है रूस की जो एक्सपोर्ट है वो हर्ट होगी। रूस की जब एक्सपोर्ट हर्ट होगी, रूस जो है वो पेट्रोल की सप्लाई जो है वो यूरोप में बंद कर सकता है। तो इन बेसिस पे जब टेंस माहौल होता है तो ये तमाम एनर्जी सेक्टर, चाहे वो आपका गैसोलीन हो, पेट्रोल हो, गैस हो, या दूसरे जो एनर्जी सेक्टर के आइटम है, इसके अंदर तेज़ी दिखाई देती है। तो इन बेसिस पे हम ये खारिजी इम्कान नहीं कर सकते कि जनाब तेल की कीमतें और ऊपर नहीं जाएंगी, बल्कि तेल की कीमतों में और सोने, चांदी, पैलेडियम, प्लैटिनम, जिंक, कॉपर, सल्फेट, ये सारे आइटम जो है ये ऊपरी सतहों पर जा सकते हैं। पिछले दिनों हमने देखा था एल्यूमिनियम भी तारीख की बुलंद तरीन सतहों पर था, और एल्यूमिनियम के बारे में भी ये कहा जाता है, जिंक के बारे में कहा जाता है कि इसकी पैदावार या इसकी जो ज़खायर हैं वो रूस में बहुत ज़्यादा है, और जब रूस से ज़ाहिर इंपोर्ट ख़त्म कर दी जाएगी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो इन तमाम आइटम्स की जो कीमतें हैं वो ऊपरी सतहों पर चली जाएंगी। तो बहरहाल मुख्तसर ये कि सोने, चांदी, तेल की कीमतों में तेज़ी देखी जा सकती है। और आज रात को 11 बजे जब FOMC के मिनट्स आएंगे, उसके अंदर अगर हमारे पास ये रिपोर्ट आती है कि जनाब अमेरिका जो है वो 50 बेसिस पॉइंट रेट बढ़ाना चाह रहा था, फिर बढ़ाया 25 बेसिस पॉइंट, और आइंदा मीटिंग में 50 बेसिस पॉइंट ही बढ़ाया जाएगा, तो इन बेसिस पे सोने की कीमतें थोड़ी सी नीचे आ सकती हैं। बहरहाल ये अभी कहना कुछ कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन रात को 11 बजे आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। अच्छा, पाकिस्तान के अलावा आज हम बात करते हैं कुवैत में मसला चल रहा है। एक बहुत छोटा सा मुल्क है जो कि इराक़ और सऊदी अरब के ऊपर है, और ये सारे पड़ोसी ममालिक हैं। कुवैत में बड़ा एक पॉलिटिकल टर्मोइल आया हुआ है, और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्मोइल की तरफ जा रहा है कुवैत। अब कुवैत में भी देखें, जब ये टेंस हालात होते हैं तो इसमें भी सोने की कीमतों को, ज़ाहिर है जंगी कैफियत तो नहीं है, लेकिन जब एक अनसर्टेनिटी प्रिवेल करती है तो इसमें भी ऊपरी सतहों पर मार्केटें जाती हैं। बहरहाल हमें कुवैत को देखना पड़ेगा कि कुवैत के बेसिस पे तेल की कीमतें हैं, सोने चांदी की कीमतें, इस पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, ये हम इसको कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब बात हम करते हैं कि जो पाकिस्तान की जो हालात हैं, पाकिस्तान के हालात से पहले पाकिस्तान से मुताल्लिक़ एक बहुत ज़बरदस्त एक काम हुआ,
जो कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का कल 2020 मैच ख़त्म हुआ। हमारी बड़ी तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं कि ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मिस्टर रमीज़ राजा साहब, जिनकी कोशिशों से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो बहाल हुई है। तकरीबन 2-2.5 महीने तक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जो कि 24 साल के बाद आए, ये एक बड़ा पॉजिटिव है, गुडविल गेस्चर था। हम थैंक यू कहते हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को और ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है कि उसने इसको कबूला और पाकिस्तान वो आए और एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उन दोनों टीमों की तरफ से हुई। बहरहाल ये एक बहुत अच्छा सिलसिला था और इसके जो पॉजिटिव असरात हैं वो पूरी दुनिया में जाते हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और किसी भी किस्म की एट्रॉसिटीज़ और जो जंगी हालात है उसको कभी भी पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, यूक्रेन में हो या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में हो, पाकिस्तान उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, आज हमारे लिए बड़ा एक नेगेटिव क्या कहेंगे, जो पाकिस्तानी जो रुपया है उसका कह लीजिए कि जनाजा निकला हुआ है। 187 रुपये 187 रुपीज़ का एक सिंगल डॉलर हो गया, जो कि ना रुकने का इसने तहिया किया हुआ है। इससे पहले भी मैंने आप तमाम लोगों की खिदमत में ये बात कही थी कि पाकिस्तानी रुपया उस वक्त ही स्ट्रॉन्ग होगा जब हम गैर ज़रूरी जो इंपोर्ट्स हैं, जो नॉन कॉम्बैट डिफेंस एक्सपेंडिचर हैं, उसको कम करें। हम जो है इंपोर्टेड कार्स हैं, इंपोर्टेड चॉकलेट्स हैं, इंपोर्टेड बहुत सारे एक अननेसेसरी गुड्स हैं, उसकी जो इंपोर्ट्स है उसको हम कम नहीं करेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तानी रुपया स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। हालांकि हम ये देखते हैं कि जिस कंट्री की करेंसी जो है वो वीकर साइड पे जाती है वो तो बड़ी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो जाती है कि अगर हमारा 190 और 200 रुपए का डॉलर हो जाता है तो हमें तो जाहिर है कि जब हम इन कैश करते हैं, एक एक्सपोर्टर अपने करेंसी फॉरेन करेंसी को इन कैश करेगा तो उसके ऊपर ज़्यादा पैसे आते हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यही है कि इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब डॉलर की कीमतों में इजाफा होता है तो जाहिर है हमारे पास अल्टीमेटली जो हमारा कोर प्रोडक्ट है, कोर इंपोर्ट जो हम करते हैं क्रूड ऑयल, उसकी पेमेंट जब हमें डॉलर्स में करनी पड़ती है तो डॉलर की कीमतें ज़्यादा हो जाती हैं। तो इन बेसिस पे पहले भी मैंने आपसे यही कहा था कि हमें डॉलर को बचा के रखना है। डॉलर को सिर्फ हमने इस्तेमाल उस वक्त करना है जब हमें क्रूड ऑयल या जो हमारी डेट सर्विसिंग की पेमेंट का सिलसिला होता है उसकी पेमेंट के लिए हमें डॉलर बचा के रखनी चाहिए, ना कि ये गैर ज़रूरी जो हम चीज़ें ख़रीद रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से उसके ऊपर हम डॉलर सर्फ कर रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर की कीमतें इन्होंने ना रुकने का तैयार किया हुआ है। अब जो कि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, पाकिस्तान में एक केओस वाली सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है, तो इस वजह से भी हम ये कह सकते हैं कि अभी कोई भी गवर्नमेंट हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती जो कि एक गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगाए। बहरहाल जब पाबंदी लगेगी तो माइट पॉसिबल कि पाकिस्तानी रुपया स्ट्रांग हो जाए। बहरहाल अभी ऐसी कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। मैं बहुत अरसे से आपसे यही जिक्र कर रहा हूँ कि डॉलर की कीमतों में मज़ीद इजाफा मुमकिन है, क्योंकि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है या हमारी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो इस चीज़ को सीरियस ले ही नहीं रही है कि गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स को बंद किया जाए। बहरहाल दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो कि रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से हमने सुना था कि जनाब बहुत सारा पैसा आ रहा है, ये कंटिन्यू है और पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं वो पैसा रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए भेज रहे हैं। हम उन तमाम लोगों के भी शुक्रगुजार हैं। अच्छा, कल हमने देखा कि कराची स्टॉक एक्सचेंज 1300-1400 तकरीबन 1300 पॉइंट डाउन थी। ज़ाहिर है ये पॉलिटिकल टर्मोइल की बेसिस पे ये कुछ हुआ, लेकिन आज मार्केटों में थोड़ा सा बेहतरी है, कल भी बेहतरी थी और ज़ाहिर है जैसे जैसे पॉलिटिकल हालात बेहतर होंगे हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन हमारी ये दुआ है, कोशिश है कि पाकिस्तान के जो एक सिलसिला है, एक सियासी खलफशार रोनुमा हुआ ये जल्द अज जल्द सेटल डाउन हो जाए। तो ये कुछ बातें आपके साथ शेयर की गई। बहरहाल इन तमाम बातों में आज सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा, रात में 11 बजे अमेरिका की FOMC मीटिंग मिनट्स शाया किए जाएंगे, उसमें मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव मुमकिन है। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। जाते हुए आपसे गुजारिश, इस यूट्यूब चैनल को ज़ाहिर है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ये उर्दू ज़बान में चूँकि ये सारी कमेंट्री होती है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब में स्प्रेड करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।